नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बजट का एमपी कनेक्शन। डेवलप होगा हर सेक्शन। लोकतंत्र में चीजें दोनों तरह से, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बहुत हिमालयन टास्क होता है डेवलपमेंट, विकास, और सिक्के के दोनों पहलू हैं, चमकदार पहलू भी और वो पहलू जो चमकदार नहीं है, खुरदुरा भी हो सकता है, शाइनिंग की जरूरत भी हो सकती है, लेकिन पहलू दोनों हैं। अब ये डिबेटेबल हो जाता है कि मीडिया और अपोजिशन सिक्के के किस पहलू को देखे, चमकदार पहलू को या खुरदुरे पहलू को, पर भी खूब डिबेट हो सकती है। इस आप विपक्ष है तो विपक्ष तो वही देखेगा जो आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, और मीडिया के लिए भी ये कहा जाता है कि वो भी एक समालोचना रखे, आलोचना नहीं तो समालोचना रखे। लेकिन फिर भी जो अच्छा है या बेहतर होने की तरफ बढ़ रहा है उसे तो आप नज़रअंदाज नहीं ही कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। और इसे ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये इसके पीछे कोई घालमेल है। और अगर मीडिया या कई बार अपोजिशन भी किसी अच्छी चीज़ को, और इस दुनिया के बड़े लोकतंत्र में ये परंपरा रही है कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन कुछ डिसीजंस ऐसे रहे जब पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े रहे। तो चाहे विपक्ष हो या मीडिया हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से ही अपोजिशन होता है। तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और अगर बात करें मंगलवार की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ बड़ी उम्मीद भरी बातें कहीं जो पहले भी चर्चा में रही हैं। मध्य प्रदेश देश के उन 3 या 4 राज्यों में शामिल है जो बजट का 40% अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। मध्य प्रदेश से आगे त्रिपुरा जैसा राज्य है। यानी हम आबादी के मान से देश के 5 सबसे बड़े राज्यों में से एक हैं, लेकिन हम अपने बजट का 40% हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, और इसमें हम देश के टॉप 3 में शामिल हैं। सबसे कम बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में है। ये सिक्के के चमकदार पहलू हैं। और सिक्के के समीक्षात्मक, आलोचनात्मक और जो दूसरे पक्ष हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। एजुकेशन में काम करना है, हेल्थ में काम करना है, इंदौर में पानी की घटना है उस पर काम करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है, और जो अच्छा होना है निश्चित तौर पर उस पर डिबेट होगी, आलोचना होगी, समीक्षा होगी। पहले देखिए हमारी रिपोर्ट और फिर डिबेट। समग्र रूप से हमारे सारे अपने राज्य की नीतियों को देखूं और भारत सरकार के बजट के देखूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनने हमारे लिए दरवाजा खोल के रखा है, हम प्रवेश करें और आप अपने ढंग से क्या क्या लाभ उठा सकते हैं वो सब उठाने के लिए जाएंगे। यही वो अंदाज है जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विजनरी मुख्यमंत्री बनाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र के बजट को लेकर थी, जिसमें मध्य प्रदेश के बजट में क्या बड़ा होने वाला है इसका अंदाजा भी मिला। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश के बजट का करीब 40% हिस्सा सरकार पूंजीगत निवेश में लगा रही है। मतलब साफ है कि इससे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च करने वाला बड़ी आबादी वाले प्रदेशों में नंबर 1 है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा 1 से 1.5% ही रह गया है। देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारी वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर देश में आबादी के मामले में तो पहला है। अदरवाइज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया है। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई, और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक है। विकास की स्पष्ट दिशा और दीर्घकालिक सोच, समाज के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर फोकस, टेक्नोलॉजी और युवाओं को भविष्य का इंजन बनाया, विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर, मध्य प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विस्तार, बिजनेस फ्रेंडली माहौल में नई नौकरियां, फार्मा सेमीकंडक्टर में गुजरात मॉडल के साथ एमपी भी रेस में, टेक्सटाइल उद्योग को नया जीवन देने की कोशिश।
आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार, नारी सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस, ग्रीन एनर्जी और दिव्यांग कौशल का प्रावधान। रेल क्रांति से एमपी को मिलेगी नई गति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में वैश्विक स्तर पर भारत की छवि अच्छी बनेगी। बजट में बहुत अच्छा रोड मैप बनाया गया है। अंत्योदय की भावना बजट में दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री के आंकड़ों पर निशाना साध रही है। भारत सरकार का जो बजट है उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक ढूंढते रहिए, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। ना कुछ नया आया है, ना कुछ नया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, ये चारों मुद्दे से दूर है। किसानों के मुद्दे दूर हैं, युवाओं के रोजगार के संबंध दूर है। तो क्या आपने दिया है? सिर्फ सब विभाग दिखाए हैं। आपने कहा है आशावादी बजट है, तो आशावादी तो मध्य प्रदेश में होता रहेगा। अब चूंकि मोहन यादव जी की तो मजबूरी है, उन्हें तो बोलना ही, सभी बोलना है। कुल मिलाकर 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट आने से पहले मुख्यमंत्री के दावे और विजन उम्मीद पैदा करते हैं। उम्मीद ये कि मुखिया मोहन के नेतृत्व में प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। हमारे सवाल देखिए, क्या 40% पूंजीगत निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साफ दिखाई देगा? क्या सरकार अंत्योदय और औद्योगिक विकास का संतुलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, इन दोनों को साधना ही सबसे बड़ी बाजीगरी है। अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति और कॉरपोरेट्स, इसको अगर आपने लोकतंत्र में साध लिया तो लोकतंत्र की जय है, जिसको आप कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स। चलिए तीसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री का विजन मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए गुजरात जैसा माहौल बना पाएगा? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जो अर्थ संबंधी मामलों के भी जानकार, गहरे जानकार हैं, जयप्रकाश पाराशर। बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी। हमारे साथ हैं अजय धवले जी, बीजेपी के युवा नेता और बहुत ही काबिल एडवोकेट, और पार्टी का पक्ष रखेंगे बीजेपी की तरफ से। और उन्हीं के युवा मित्र हैं आनंद जाट जी, लेखक भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और अपनी चमकती आंखों के साथ अपनी पार्टी की चमक को तलाशते भी रहते हैं। और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और निश्चित तौर पर उन्हें अपनी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये उनका अधिकार भी है। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो जो बात मुख्य निवेश की बात करें तो हम देश के टॉप 3 में हैं, और बेरोज़गारी की दर तो मध्य प्रदेश में कम है, ये बात पहले भी ये फिगर आता रहा है सामने। किस तरह से आप देखते हैं? और अब एक बड़ा अच्छा, जो आज मैं नहीं कहूँगा आज ही पता चला, लेकिन ये बात है कि अब राज्य जो जीडीपी में जितना बढ़कर योगदान देंगे, उनको केंद्रीय अनुदानों में उतनी मदद मिलेगी। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में, जो चूँकि पूरे केंद्र का जो बजट है उसी में पूंजीगत खर्चे ज़्यादा बढ़ाए गए हैं जी, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में भी उन चीज़ों पर खर्च बढ़ा है। और उनमें सड़कें और सिंचाई की सुविधाएं हैं, दूसरे और भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली जो मदें हैं, बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, उनमें खर्च बढ़ा है। जो पिछला अगर हम बजट देखें तो उसमें 4,25,000 या 20,000 करोड़ का करीब फिगर था, मुझे जहाँ तक ध्यान में है। तो इस बार शायद वो 4,65,000 करोड़ के करीब पहुँचना चाहिए बजट का आकार। तो स्वाभाविक रूप से जो पूंजीगत खर्च है वो बढ़ेगा। मेरा ख्याल है कि जो पिछला बजट है उसमें तो 17% के आसपास उस समय था। तो जो राज्य हैं वो अपनी इन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उन्हें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है इस दिशा में कि भाई जो पूंजीगत निवेश है और जो दूसरी लोकप्रिय पॉपुलिस्ट स्कीम जिनको कहा जाता है कल्याणकारी, उनमें एक संतुलन बना है। वो इसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है। तो ये चुनौती तो सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने अगले बजट में भी होगी। तो मेरे ख्याल में जैसा आपने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद करनी चाहिए। और थोड़ा सा ये भी लाभ मिल जाता है कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की भी झड़ी लगी है इस समय, और इनमें डेवलपमेंट से जुड़ी, खासतौर से
सड़क निर्माण और मध्य प्रदेश में तो जो नदी जोड़ो परियोजना है तो उसमें काफ़ी अच्छी फंडिंग है। और मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी कहा कि सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं एंड द रिमेनिंग पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो केंद्र का है। तो इससे भी 15,000 करोड़ रुपए आपको रेलवे के लिए मिले हैं, 1,000 करोड़ रुपए सिंहस्थ के लिए मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या देखते हैं आगे कैसे। जी अजय जी, आप क्या ऐड ऑन करेंगे? निश्चित रूप से शरद जी, जिस प्रकार से जेपी सर ने उस बात को आगे बढ़ाया और हम इस बात को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जब केंद्र में सरकार आई 2014 में, और जो पहला बड़ा काम उन्होंने किया था वो था कि इस देश में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल स्पेंडिंग करने की आवश्यकता थी। रीज़न उसका ये था कि इकोनॉमी को एक क्वांटम जंप की आवश्यकता थी। कहीं ना कहीं विगत 10 वर्षों में जो यूपीए के 10 वर्ष थे, उस 10 वर्ष में इकोनॉमी में एक स्थायित्व सा आ गया था। उस स्थायित्व को गति देने के लिए सरकार ने जो पहला काम किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिकाधिक किया जाए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से यदि 1 रुपया हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से खर्च करेंगे तो जो इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है रिवॉल्विंग इफेक्ट या मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं कि 1 रुपया यदि खर्च होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से तो उसका 3 रुपए का इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। उसी दृष्टि से हम देखते हैं कि 1 लाख करोड़ से लेके 12,20,000 करोड़ रुपए के आसपास का इस बजट में वित्त वर्ष 26-27 के लिए जो आउटले करने का एक निश्चय भारत सरकार ने किया है। उसी दृष्टि से देखेंगे कि मध्य प्रदेश देश का एक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आके खड़ा हुआ है जो अपने बजट का लगभग 40% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी बुनियादी सुविधाओं के विकास का यदि हम मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो जैसे कि आपने अभी खुद ही बताया कि नदी जोड़ो परियोजना ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प था। तो नदी जोड़ो परियोजना के हम बात कर लेते, पीकेसी की बात कर ले, पार्वती कालीसिंध लिंक परियोजना 20 वर्षों से प्रलंबित थी। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार इनका कहीं ना कहीं समन्वय नहीं हो रहा था। उस परियोजना को बहुत एक लॉन्ग टर्म के बाद में उसको पूरा करने का काम हो, ट्राइपार्टी एग्रीमेंट साइन हो गए। उसके बाद में तापी मेगा रिचार्ज परियोजना जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार की बात कर लीजिए, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने जिसका एक विजन दिया था उस विजन को धरातल पर लाने का काम किया है। उसी दृष्टि से देखेंगे, आपने रेलवे का बजट की बात कर लीजिए, ये पहली बार है हिस्टोरिकल जंप रेलवे के बजट में 15,000 करोड़ रुपए का आउटले उसमें होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि स्थायित्व के साथ साथ स्थिरता भी आ रही है इकोनॉमी में। और दूसरा एक हम लॉन्ग टर्म जंप ले रहे हैं। जब हम विकसित भारत का संकल्प हमारे सामने है तो उसके लिए हमारे राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो हम इस देश की इकोनॉमी विश्व की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि राज्यों को लिंक आपको करना ही पड़ेगा इसमें, और हम एक फेडरल संवैधानिक ढांचे के तहत काम करने वाले मुल्क हैं। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा अजय जी कि कई बार पॉपुलिस्ट योजनाएं आपकी बहुत बेहतरीन विकास से जुड़ी योजनाओं पर भारी पड़ती हैं। जितना जिक्र लाडली बहना का हो जाता है, और यहाँ विपक्ष के लिए भी चुप्पी है, वो ये जरूर कहेगा कि बोझ बढ़ रहा है आर्थिक, लेकिन ये कहेगा कि लाडली बहना के बारे में नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी कई चुनौती बनती हैं कि आपका पूंजीगत निवेश और व्यय कितना बढ़ रहा है। ये आंकड़े पता नहीं क्यों हम या तो ठीक से इन्हें प्रस्तुत करने में, चूंकि आंकड़े हैं उनमें आनंद नहीं है। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है, जैसे हम लोग जर्नलिस्ट के तौर पे हमेशा मानते थे, हमारे सीनियर्स कहते थे बजट को समझना बहुत कठिन है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह की पॉपुलिस्ट योजनाएं हावी ना हो जाएं कि ऐसा लगे एक ही योजना है साहब ऊपर। आनंद जी, मेरे पास भाजपा के एक मित्र का बजट के दौरान एक मैसेज आया था। मैसेज ये था कि आनंद भाई बजट को अच्छा बता देना, नहीं तो सरकार जो है बहुत सारा खर्च विज्ञापन में खर्च कर देगी, बहुत सारा बजट, ये बताने के लिए कि बजट बहुत अच्छा है। वो बीजेपी में है? वो बीजेपी के व्यक्ति हैं, उनका मैसेज आया। दूसरी में महत्वपूर्ण बात, अभी पूंजीगत व्यय पर बात हुई। पूंजीगत व्यय वो होता है कि हम सड़कें बनाने के लिए, अस्पताल की बिल्डिंग बनाने के लिए, पंचायत भवन बनाने के लिए बहुत सारा जो पैसा खर्च करते हैं वो पूंजीगत व्यय होता है। तो 2022 में संसद में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने 98,663 प्राइमरी स्कूलों की एक रिपोर्ट पेश की है। वो मैं आपके माध्यम से आपके सुधी दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। उसमें राज्य के 36,498 स्कूलों में बिजली नहीं है, राज्य के 1498 स्कूलों में क्लासरूम नहीं है, 22,361 स्कूलों में सामान्य क्षतिग्रस्त क्लासरूम है, 19,465 स्कूलों में गंभीर क्षतिग्रस्त क्लासरूम है। आपको याद होगा झालावाड़ में एक स्कूल गिर गया था जिसमें 26 बच्चे घायल हो गए थे। तो 11,409 स्कूलों में टॉयलेट बदहाल हैं,
3127 स्कूलों में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है और 2022 स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। बहुत लंबी सूची है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर निल है जी। ये 22 साल की मध्य प्रदेश में भाजपा की कमीशन खोर सत्ता का कमाल है कि स्कूलों के लिए पूंजीगत व्यय नहीं है आपके पास, तो फिर क्या कर रहे हैं हम? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, यहाँ तो आंगनवाड़ियाँ जो हैं 80% जो है वो प्राइवेट भवनों में चल रही है। तो क्या ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम नरेगा के लिए कह रहे थे कि 90% जो नरेगा है उसमें 90% खर्च केंद्र देगा और 10% राज्य का अंशदान होगा, तब किसी को गले नहीं उतर रही थी। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं में मध्य प्रदेश को केवल 10% देना पड़ेगा, तो ये दोहरा व्यक्तित्व नहीं है? ये दो चीजें नहीं है कि नरेगा में जब 40% मध्य प्रदेश को देना होगा तो वो सही होगा और यहां 10% देना है वो भी सही होगा। तो मध्य प्रदेश की जनता को विज्ञापनों से बाहर निकलकर ये सोचने की जरूरत है कि ये जो बजट बनाया गया है ये केवल 5% जो अमीर लोग हैं देश के उनके लिए है। इसमें गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। अदम गौंडवी साहब की एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े किताबी हैं। ये कुल मिलाकर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर इतना कहना चाहूँगा। जयप्रकाश जी, विपक्ष का अधिकार है अपनी बात रखना, आलोचना करना, लेकिन कुछ चीज़ें चुनौती हैं, निश्चित तौर पर हैं, और ये चुनौती किसी सरकार विशेष के कार्यकाल की नहीं है। ये 2003 से पहले आप चलेंगे तब भी आप आंकड़े इसी तरह के पाएंगे। 14 महीने की सरकार आई है, आप कहा जा सकता है समीक्षक बहुत कम समय था, तब भी चुनौतियां कुछ इसी तरह की थी। ये सही बात है कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र एक गंभीर निवेश और एक गंभीर दृष्टि की मांग करता है। इस पर काम होना ही चाहिए और हर सरकार का मुखिया, जितनी मैंने देखा है, बात की है, तो उसने ये बात मानी है कि उद्योग, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन हम बढ़ेंगे तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप ही। आप चाहें तो कुछ जो आनंद जी ने आंकड़े रखे हैं उन पर भी आप बात अपनी कह सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर के नाते इस पर अपना व्यू भी रख सकते हैं। जी नहीं, ये बात सही है कि जितने संसाधनों की आवश्यकता खास करके हिंदी पट्टी के राज्यों को है जी, जिन्हें हम कुछ साल पहले तक ही बीमारू राज्य कहा करते थे, तो इन राज्यों को जितने संसाधनों की आवश्यकता रही है उतना संसाधन पर्याप्त नहीं रहे और जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो अपेक्षाकृत काफ़ी मतलब तुलनात्मक रूप से संसाधनों के मुकाबले ज़्यादा रही है। तो अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राज्यों का पीछे रहा। अगर हम दक्षिण के राज्यों से इनकी तुलना करें, महाराष्ट्र के पश्चिम से, गुजरात से, इनसे अगर हम इनकी तुलना करें तो इनमें जो औद्योगिक विकास था तो उसकी वजह से भी इनके पास आर्थिक संसाधन अपेक्षाकृत कम रहे। अभी अगर आप देखें तो दक्षिण के राज्य इस बात पे आपत्ति उठाते हैं कि उनको जो केंद्रीय जो संसाधन हैं उनमें उनका हिस्से जो ज़्यादा होना चाहिए और वो हिंदी पट्टी के राज्यों को दिया जा रहा है। तो ये तो समस्या एक बरकरार है इसमें। और जब फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, मतलब एक जो है ह्यूमन रिसोर्सेस का डेवलपमेंट है जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है और तमाम सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसका तुलनात्मक अध्ययन लोग पुरानी सरकारों से लगातार करते हैं। अगर आप हर चुनाव देखें तो उन चुनावों में भी यही होता है कि वो उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं पिछली सरकारों से। तो ये जो विजुअल है, जो विजुअल डेवलपमेंट है, जो लोगों को दिखाई देता है, उस पर वो उसमें तो कोई बहस नहीं हो सकती है। जिन चीज़ों पर बहस हो रही है वो निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य के ये जो हैं जो मदे हैं, इन मदों में आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता। और बहुत सारे विशेषज्ञ हैं देश में जो मानते हैं कि हमें आज़ादी के बाद से ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो ये बड़े सवाल हैं जयप्रकाश जी, और दुर्भाग्य ये है कि आज भी हम जाति की बहस में गंभीरता से उलझ जाते हैं। किसी साधु की पिटाई उत्तर प्रदेश में भी हो जाती है और मध्य प्रदेश में भी हो जाती है, जबकि जात न पूछो साधु की, किसी की भी जात क्यों पूछो आप। मैं बहुत कम इलेक्शंस में मैंने सुना है कि मैं इतने स्कूलों में टॉयलेट बनवाऊंगा। बात क्या हो जाती है वहाँ पर?
वहां पर बात हो जाती इमोटिव इश्यूज, भावनात्मक मुद्दे या रेवड़ी वाले मुद्दे। तो लोकतंत्र को मैं नहीं कहूंगा ये कोई गलत चीज है, ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है कि आप भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं और आप रेवड़ी वाले मुद्दे उठाते हैं। लेकिन इसके बीच में स्कूल, कितने हॉस्पिटल्स में स्कैनिंग मशीन्स हैं, ये मुद्दे जनता को भी, भाई साहब आप क्यों चुप रहते हैं? आप भी क्या जाति के भंवर में उलझ जाते हैं? आपको भी उस समय लगता है जातिगत ये चीज बड़ी ऊंची है, तो ये आपको भी प्रभु सोचना पड़ेगा। अजय जी। निश्चित रूप से शरद जी, जिस प्रकार से आप जिस बात को कह रहे हैं कि सरकारों की प्राथमिकता जो हमारी नीतियां बनती है वो व्यक्ति को केंद्र में रख के बनती है, हमारे देश के नागरिकों को केंद्र में रख के जब बनती है तो निश्चित रूप से हम नहीं देखते कि वो किस वर्ग से आता है, किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है, किस पंथ से आता है। लेकिन सरकारों की प्राथमिकता इस और भी होने की आवश्यकता है कि जो विगत वर्षों का बैकलॉग रहा है वो हम किस प्रकार से फुलफिल करें। जब हम एक अच्छी इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो उस इकोनॉमी में सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी मेरे मित्र आनंद जी ने कुछ आंकड़े गिनाए कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार से, चाहे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, जो जिस रिपोर्ट को वो कोट कर रहे थे वो यूडीज की रिपोर्ट थी। उसी यूडीज की रिपोर्ट ने पहले ये भी कोट किया था कि देश ने हमारा जो बेसिक शिक्षा है उस पर जिस प्रकार का जीडीपी के अनुपात में 4% या 5% के आसपास खर्चा करना होता वो नहीं किया था। अभी की वर्तमान की सरकारों को आने वाले दशकों तक के उस पर खर्चा करने की आवश्यकता है, तभी हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपलिफ्ट हो पाएगा और हम कंपीट कर पाएंगे फॉरेन नेशंस के साथ में प्राइमरी एजुकेशन के मामले में। दूसरा, उन्होंने नरेगा के आंकड़े दिए थे। नरेगा, मनरेगा और बीबीजी रामजी की हम बात कर लेते हैं। नरेगा और मनरेगा यूपीए 1 और यूपीए 2 और उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2024 तक के शरद जी 10 लाख करोड़ रुपए का आउटले हुआ है भारत सरकार की ओर से। इस 10 लाख करोड़ रुपए का मात्र 2 लाख करोड़ रुपए यूपीए 1 और यूपीए 2 ने खर्च किया था। बाकी 8 लाख करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च की। जब इनिशियल ईयर्स में योजना आई थी 33,000 रुपए मियरली बजट होता था। आज उस योजना का बजट बीबीजी रामजी के आने के बाद में बीबीजी रामजी अभी इस वित्त वर्ष के बजट में बीबीजी रामजी के लिए भी आउटले रखा है और मनरेगा क्योंकि अपलिफ्ट में कुछ काम बाकी है तो ऐसा मिला के 1,10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार स्पेंड करने वाली। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण भारत की आप बात करते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकारों की प्राथमिकता ही नहीं था। गड्ढे खुदवाना यदि रोजगार का एक माध्यम बन देगा तो ऐसे नहीं होगा। देश में आधारभूत बुनियादी सुविधाओं का विकास सरकारों की प्राथमिकता चाहिए। हमारे गांव, यदि ग्रामोदय से हम भारत के उदय की बात क्यों करते हैं? हमारे गांव मजबूत हो गए तो देश मजबूत होगा। और दूसरा शरद जी, एक आंकड़ा था मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में 48,661 करोड़ रुपए का सेंट्रल ग्रांट और टैक्स डिवोल्यूशन होता था मध्य प्रदेश को। विगत 10 वर्ष का आंकड़ा मेरे समक्ष 7.53 लाख करोड़ रुपीस टैक्स डिवोल्यूशन और सेंट्रल ग्रांट्स के मध्य प्रदेश को मिल चुका है। तो आप जो क्वांटम जंप की बात मैं कर रहा था वो आपको निश्चित तौर पर दिख पाएगा कि डबल इंजन की सरकारों ने कमाल किया है। आनंद जी, बहुत शानदार उद्बोधन है आपका, लेकिन ये फिर मैं कहूँगा कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, आपके दावे किताबी हैं। बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकारें बन रही थी तो वो कहते थे कि बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाना है। विकसित हुआ नहीं था, वो कहने लगे कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश से सीधे वो समृद्ध मध्य प्रदेश पर चले गए। जो जून में 2017 में मंदसौर में किसानों की गोली से हत्या की गई वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। और आप मोहन यादव जी का अभ्युदय मध्य प्रदेश है, इसमें 32 लोगों की जान गई है मलमूत्र वाला गंदा पानी पीकर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? आज ही एक बच्चा जो 4 महीने से जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा था कमीशन वाली कोल्ड सिरप से, उसकी नागपुर के एम्स में मृत्यु हुई है 4 महीने के बाद। तो ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं वो कहाँ हैं? किसके लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर? और कोई यूडी की रिपोर्ट नहीं थी, राज्य शिक्षा केंद्र की रिपोर्ट थी जो शिक्षा के मामलों में मध्य प्रदेश के स्कूलों के हालात बता रही थी और यह संसद के पटल पर प्रस्तुत है। मैं, आप चाहेंगे तो मैं आपको मेल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा, लेकिन आप इस तरह से भ्रमित मत कीजिए दर्शकों को। और नरेगा और बीबीजी राम जी के संबंध में मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि 10% अंशदान मध्य प्रदेश का था पहले, अभी वो 40% होगा बीबीजी राम जी में। और आज मोहन यादव जी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत कि 10% अंशदान ही देना पड़ेगा कुछ चीजों में, कुछ योजनाओं में। ऐसी योजनाएं हैं तो 10% अंशदान को भी आप खुद की पीठ थपथपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और नरेगा का नाम बदलकर उस योजना को ठेकेदारों की योजना बना देने पर भी खुद की पीठ थपथपाएंगे। या तो वो गलत है या ये गलत है। अजय जी,
नहीं, देखिए मैंने सिर्फ उसकी बात की है कि आप दोहरी बातें कर रहे हैं और केवल विज्ञापन से एक अच्छा चित्र मैंने आनंद जी के हैं। आरोपों का फैक्ट्स और डेटा के साथ में उत्तर दिया था शरद जी। यही मैंने इनके सामने आंकड़ा रखा था कि सिर्फ मात्र 48,000 करोड़ रुपए का केंद्र से टैक्स का डिवोल्यूशन और सेंट्रल ग्रांट आती थी, आज विगत 10 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से आ गई। तो आप सरकारों की प्राथमिकता समझ सकते हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार खर्चा किया दिख रही है पूंजीगत व्यय के माध्यम से, आप कमीशन ये की राजनीति देखने का एक आपका नजरिया हो सकता है। नजरिया है, तभी तो वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर सवाल मैं अक्सर सोचता हूं, एक जर्नलिस्ट के नाते भी और एक सिविलियन के नाते भी, क्या किसी सरकार का इंटेंट ये होता है कि वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कम्युनिस्ट पार्टी की हो या समाजवादी पार्टी की हो, कोई भी हो, क्या उसका इंटेंट ये होता है कि अगला चुनाव वो हार जाए और इतने जबरदस्त तरीके से जनता का शोषण करे कि लोग उसका नाम लेना भूल जाएं? सवाल ये है कि आपका गवर्नेंस सिस्टम कैसा है। कांग्रेस की सरकारों के समय भी कुछ बातें हम वही सुनते थे जो हम बीजेपी की सरकारों के समय सुनते हैं, बीजेपी की सरकारों के समय हम वही बातें सुनते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के समय सुनते हैं। इस नरेशन को, इस नैरेटिव को बदलने के लिए सरकारों को ही कोशिश करनी होगी। आपको सच को सच मानना होगा। आप ये मत दिखाइए ब्लैक एंड व्हाइट है, आप बताइए कि ये चीज़ ऐसी है, इसको हम बेहतर करेंगे। नहीं तो ये नैरेटिव पक्ष और विपक्ष जिस तरह एक दूसरे को लेकर गढ़ते हैं, कई बार ये भ्रम पैदा करता है। और उस दुनिया में जहां एआई किसी, माफ कीजिएगा, मायावी राक्षस की तरह विद्यमान है और वो मेघनाथ की तरह नाना प्रकार के रूप बदलता है, डीप फेक और पता नहीं क्या क्या, वहां लोगों के पास ये तय करने का क्या विषय होगा कि फैक्ट चेक करिए कि खबर फेक है कि नहीं है। सर, कुछ चीजों का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, वो है सत्यांश, सत्य। तो बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप ही लोग हमारी उम्मीद है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम टाइम। नमस्कार।